का नाम पूरे विश्व में रोशन करने जा रही है। इस तरीके से 5G हमने देखा और 6G की भी हम बात कर रहे हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, प्रधानमंत्री जो है पहुंच चुके हैं और खासतौर से इंडिया मोबाइल कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कोशिश यही है कि नई तकनीक जो है वो नया भारत पूरे विश्व को आज के समय में दिखा सके। निश्चित तौर पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस में हम जो प्रदर्शनी है उसमें देख रहे हैं कि नई नई तकनीक का प्रदर्शन किया गया है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत ने तकनीक के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया के लिए एक निर्यातक के तौर पर काम करें और स्वदेशी तकनीक, चाहे 5G तकनीक हो या फिर 6G की हम बात कर रहे हैं, उसमें दुनिया को हम मुहैया करा पाए और उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि आप देखें जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें इस तरह के स्लोगन्स है कि बनाएगा भारत, बना रहा है भारत। और हम अपनी तकनीकी प्रगति के साथ साथ जो तकनीक के क्षेत्र में जो विकास जिसका फायदा तमाम सेक्टर्स को मिल सकता है, न केवल देश में बल्कि दुनिया उसका फायदा उठा सकती है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम एक बहुत बड़े उपभोक्ता बाजार तो है ही, आप देखते हैं कि मोबाइल बाजार की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन अब उस ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां भारत में बनी तकनीक दुनिया को उपलब्ध हो, स्वदेशी तकनीक का फायदा दुनिया भर के लोगों को मिल सके। और इसके लिए जरूरी है कि एक इकोसिस्टम हो। इसीलिए विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में लैब की बात की जा रही है, जहाँ एक इकोसिस्टम बनेगा, जहाँ एक तरह से रिसर्च होगी, कैसे हम नई तकनीक पर काम कर सकते हैं और कैसे वो एक मानव संसाधन, एक वर्क फोर्स तैयार कर सकते हैं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में लैब की शुरुआत भी होने जा रही है, तो ऐसे लैब शुरू होंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा एक तरह जो गैप है, आज हम जानते हैं कि अगर आप बीते दशकों में देखें तो भारत ने मोबाइल में तमाम तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति तो की थी, लेकिन हम तकनीक के मामले में विदेशों पर निर्भर थे, आयात पर निर्भर थे। लेकिन हाल के वर्षों में एक बड़ा बदलाव आया है जब हम देख रहे हैं कि हम स्वदेशी तकनीक पर आगे बढ़ रहे हैं, स्वदेशी तकनीक पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और वही जो तकनीक है उसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आए, जो प्रदर्शनी का जिसका उन्होंने उद्घाटन किया। और कहीं ना कहीं शैलेंद्र, देखा जाए तो एक रुचि जो है वो प्रधानमंत्री लेते हैं, प्रदर्शनी में जाते हैं, वहां पूरी जानकारी लेते हैं और उसके बाद कोशिश वो यही करते हैं कि जो नवाचार को बढ़ावा देने की बात उन्होंने अलग अलग मंचों से कई बार दोहराई है, फिर चाहे जब हम तकनीक को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि एक ना सिर्फ बेहतर निर्माता बल्कि उसके साथ साथ बेहतर निर्यातक की स्थिति में हमारा देश जो है वो खड़ा हो सके। लेकिन निश्चित तौर पर जब हम तकनीक के क्षेत्र में इतनी तेजी से विकास कर रहे हैं और दुनिया देख रही है कि भारत ने कितनी प्रगति की है, डिजिटल पेमेंट में हमने देखा कि भारत ने एक अगुवाई की है, तमाम विकसित देश भी भारत से सीख रहे हैं। मोबाइल क्रांति हम देख रहे हैं बीते दशकों में भारत में आई है, स्मार्टफोन आज आपको हर हाथों में दिखाई देता है। तब ये जरूरी है कि भारत इसमें हब भी बने स्वदेशी तकनीक पर, चाहे वो चिप निर्माण हो, सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ने की बात हो या फिर 5G तकनीक और 6G तकनीक की बात हो, और इसके साथ ही साथ उस इकोसिस्टम की बात हो जहाँ विश्वविद्यालयों में लैब हो, एक तरह से जरूरी मानव संसाधन हो। उन सब दिशा में आगे बढ़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किया जा रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए कि दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो तो भारत आ ही रही हैं, लेकिन अब जोर इस बात पर है कि जो हमारी अपनी कंपनियां हैं जो ग्लोबल हो रही हैं, जो ऐसी तकनीक अब उसकी विकास की तरफ और रिसर्च इनोवेशन में काम हो रहा है, जिससे दुनिया को चुनौतियों से निपटने में मदद मिले, तकनीकी उन्नयन में मदद मिले, उस ओर आगे बढ़ा जा रहा है। और यही वजह है कि मोबाइल कांग्रेस ने ये जोर इस बात पर है स्वदेशी तकनीक को किस तरह से और आगे उसको विकसित करके हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया के लिए निर्यातक का काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि अलग अलग देशों की जो तकनीकें हैं, शैलेंद्र, पहले बात होती कि हमने अगर कोई कुछ जिसका निर्माण किया है वो उसी देश के पास रहती थी, लेकिन भारत जो कि वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर लगातार आगे बढ़ रहा है और कोशिश यही है कि अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए ना करें बल्कि पूरे विश्व के लिए करें, क्योंकि आज के समय में हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात करते हैं। देखिए, बिल्कुल टिकाऊ विकास के लिए जरूरी है कि देश आत्मनिर्भर हो और तकनीक के मामले में भी हम ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी तकनीक पर निर्भर हो। और निश्चित तौर पर जब हम तकनीकी उन्नयन में आगे बढ़ते हैं या किसी नई तकनीक पे काम करते हैं तो उसका फायदा केवल भारत को नहीं, दुनिया के तमाम देशों को मिलेगा। और जरूरत इस बात की है कि जब इतने बड़े बाजार के तौर पर हम भारत को दुनिया देखती है तो हम तकनीक के मामले में विदेशों पर निर्भर न रहे, स्वदेशी तकनीक को इजाद करें और इसका
फायदा ये होगा कि एक बड़े स्तर पर रोजगार नए पैदा होंगे और उस तकनीक की जब हम निर्यात करेंगे या हम चिप बनाएंगे या सेमीकंडक्टर बनाएंगे या जी 5G और 6G तकनीक स्वदेशी निर्मित करेंगे तो निश्चित तौर पर दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो उस तकनीक के खरीदार होंगे, ग्राहक होंगे, उससे दुनिया को भी तकनीकी विकास में आगे बढ़ने में फायदा होगा। तो एक तरह से देखें कि भारत में जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको भी फायदा होगा, रोजगार की नई संभावनाएं बढ़ेंगी और तमाम क्षेत्रों को भी उसका फायदा होगा, क्योंकि तकनीकी उन्नयन से नवाचार बढ़ता है और नवाचार बढ़ने से हम जानते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स को फायदा होता है। इससे हमारी ग्रोथ को मदद मिलेगी, नए रोजगार के अवसर आएंगे और विकास को टिकाऊ बनाने में भी मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शैलेंद्र, अगर देखा जाए रोजगार के अवसर का सृजन तो उनका तो होगा ही, लेकिन एक जो विश्वास है, जो हमारे देश के युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनका जो विश्वास है वो और भी ज्यादा प्रबल हो सकेगा, क्योंकि उनके लिए अब अवसर जो हैं वो कहीं बाहर नहीं बल्कि उनके देश में ही होंगे। और अब तो स्थिति यह है कि जो बाहरी देशों के लोग हैं वो यहाँ आकर शायद जो रोजगार के अवसर हैं उनको भी प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, आप एक दशक पहले देखें तो ये बात होती थी कि भारत एक बड़े बढ़ता हुआ बाजार तो है, लेकिन हम मोबाइल बाहर से आयात करते हैं, भारत में मोबाइल नहीं बनता। भारत में वो तमाम 4G तकनीक हो या 5G तकनीक की जब बात हो रही थी कि उस क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन में क्या हो रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं बीते 7-8 वर्षों में जो स्थितियां बदली है, हम स्वदेशी तकनीक पर 5G तकनीक पे आगे बढ़े हैं, 6G तकनीक पर रिसर्च कर रहे हैं और दरअसल दुनिया ये देख रही है कैसे तेजी से एक इकोसिस्टम बना है और भारत तकनीकी प्रगति की ओर आगे बढ़ा चुकी है। जरूरी है कि सिर्फ हम एक बढ़ते हुए बाजार के तौर पर हमें न देखा जाए, बल्कि हम टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले देश के तौर पर भी उभर कर सामने आए। आज हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन की फैक्ट्रियां लगी हैं। आप देखें नोएडा में या चेन्नई में स्मार्टफोन बन रहे हैं, चिप की लिए तमाम कंपनियां चिप निर्माण के लिए आगे आई हैं और उसमें रिसर्च और इनोवेशन में भी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि तकनीक में आपको सफलता नई तकनीक में तभी मिल सकती है जब एक इकोसिस्टम हो, जब सरकार का सपोर्ट हो। हम उस और काम होता हुआ देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और यही वजह है कि दुनिया देख रही है कि बीते वर्षों में किस तरह से भारत ने स्वदेशी तकनीक का काम किया है और उसका फायदा हम अलग अलग सेक्टर को मिलता हुआ देख रहे हैं। और यही वजह है कि आज की जो प्रदर्शनी देख रहे हैं ये दिखाती है कि कैसे किस तरह से भारत तकनीक में एक बड़ी ग्लोबल शक्ति के तौर पर उभर रहा है। जी शैलेंद्र, और जो इकोसिस्टम है वो हम मान सकते हैं करीब अब 27 से 29 अक्टूबर के बीच जो इसका आयोजन हो रहा है इंडियन मोबाइल कांग्रेस का, उसकी झलक हमें यहाँ देखने को मिलेगी। फिलहाल हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे थे, प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया, अवलोकन किया और उसके बाद वहाँ जानकारी लेते हुए जो भारत के अलग अलग प्रमुख नेटवर्क प्रदाता हैं, मोबाइल नेटवर्क प्रदाता, उनसे उन्होंने मुलाकात की। साथ ही जो नई तकनीक आ रही है उसके बारे में जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब से कुछ देर बाद संबोधित भी करेंगे। लेकिन अपने आप में शैलेंद्र काफी महत्वपूर्ण के जो इकोसिस्टम था पहले शायद उसकी कमी रहती थी, फिर चाहे एक हम सेमीकंडक्टर की बात कहें या जो और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग की बात कही जाए, लेकिन अब वो पूरा इकोसिस्टम जो है अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार करके दिया जा रहा है जिससे तमाम अवसर जो हैं वो अब जल्दी से हमारे पास हो सकें। निश्चित तौर पर देखिए, किसी तकनीक के विकास के लिए एक तरह से देखें तो एक बड़े प्रयास की जरूरत होती है, एक रिसर्च के लिए इकोसिस्टम की जरूरत होती है, समर्थन की जरूरत होती है, कंपनियों के एक निवेश की जरूरत होती है और सरकार के सपोर्ट की भी जरूरत होती है। तब हम देखते हैं कि कुछ वर्षों में किसी नई तकनीक पर काम होता है और उसका फायदा देश और दुनिया को मिलता है। तो निश्चित तौर पर बीते 8 वर्षों में आप देखें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से डिजिटल इंडिया पर काम हुआ, उसके नतीजे हमने देखे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में आज भारत दुनिया का नंबर 1 देश है। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि नई तकनीक को विकसित करने में जिस तरह से नीतियों पर काम हुआ, स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया गया और अब हम देख रहे हैं कि महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जिस तरह से लैब बनाने की बात हो रही है, 100 लैब ऐसे बनेंगे। उसका फायदा ये होगा कि विश्वविद्यालय स्तर पर हम रिसर्च और इनोवेशन पर काम करेंगे, जो छात्र हैं वो काम करेंगे, उससे एक इकोसिस्टम बनेगा और बड़े स्तर पर हम देखेंगे कि नई तकनीक पर काम होगा और उसका फायदा उद्योग जगत को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर एक इकोसिस्टम बनाने में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश भर में काफी काम हुआ और उसके नतीजे दिखाई भी देते हैं। जब आज हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं है, आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है, भारत सोल्यूशन प्रोवाइडर है, भारत तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी है, भारत दुनिया को दिखा रहा है कि नई तकनीक पर कैसे काम किया जा सकता है जनता की भलाई के लिए, बाजार को विकसित करने के लिए, नए रोजगार पैदा करने के लिए, विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए।
जी बिल्कुल। और खासतौर से शैलेंद्र, जब हम टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, ना सिर्फ 5G में हमने देखा किस तरीके से लगातार बड़ी तीव्रता के साथ ये जो नेटवर्क की ही जब हम बात खास तौर से करते हैं तो कोशिश ये की गई कि जितना जल्दी हो सके इसका नेटवर्क जो है और उसका विस्तार हम कर सकें। और जिन शैक्षणिक संस्थानों की आप बात कर रहे थे, जो लैब्स हैं उनको भी जो 100 लैब्स हैं उनका जिक्र आपने किया, और उसी के तहत अब देखा जाए तो कोशिश ये है कि ना सिर्फ 5G बल्कि जो 6G है उस तक भी हम जल्द ही पहुंच सकें। निश्चित तौर पर देखिए, आप याद कीजिए कि जब 4G तकनीक आई थी तब भारत एक तरह से देखें स्वदेशी तकनीक के मामले में कहाँ खड़ा था, और आज जब 5G तकनीक आई है भारत अग्रणी देशों में शामिल हुआ है, जितनी तकनीक पर काम करने वाला अग्रणी देश है। और आप देखिए कि आईटी में जब सॉफ्टवेयर क्रांति आई उसके बाद हार्डवेयर क्रांति आने में काफी समय लगा, लेकिन जिस तरह से हमने उस तरफ कदम बढ़ाए, जिस तरह से हमने देखा कि आप हार्डवेयर पे हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि जो मोबाइल तकनीक है, टेलीकॉम सेक्टर है, उसमें हमने बहुत तेजी से काम किया है। पहले एक बहुत बड़ा बाजार भारत में विकसित हुआ और अब हम इस पर काम कर रहे हैं कि स्वदेशी तकनीक आधारित मोबाइल फोन हो, जो नई नई तकनीक है उनका इस्तेमाल हो, 5G 6G तकनीक हमारी स्वदेशी हो। इसके साथ ही साथ हम दो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं कि भारत में विकसित हो रही है, सेमीकंडक्टर भारत में बने, चिप भारत में बने, तो इन सब पर काम हो रहा है। तो दरअसल ये तभी संभव हो सकता है जब तकनीक स्वदेशी हो, जब हम अपनी तकनीक पर भारतीय कंपनियां काम करें, उसके लिए हम दूसरे कंपनियों पर, दूसरे देश की कंपनियों पर निर्भर न हो। और उसके लिए पूरे रिसर्च इनोवेशन सिस्टम पर काम किया गया है और कंपनियों ने उससे उत्साह भी दिखाया है, रिसर्च पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और हमने देखा है कि उस इकोसिस्टम का फायदा अब देश को मिल रहा है और जो भविष्य में दुनिया को भी मिलेगा। जब हम देखेंगे कि तकनीक के क्षेत्र में भारत एक अग्रणी देश के तौर पर उभर कर सामने आएगा, सोल्यूशन प्रोवाइड करने के मामले में, एक बड़े बाजार के मामले में, तो हम जानते हैं कि हम दुनिया के अग्रणी देश तो है ही, लेकिन साथ ही साथ नई तकनीक के मामले में भी हम अग्रणी देश बनते जा रहे हैं। जी, यानी कि अग्रणी भूमिका में जो नया भारत है अब वो नजर आने लगा है, उसी की बानगी, उसी की झलक यहाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 से अब पूरा विश्व जो है वो देख सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आज जब पहुंचे उन्होंने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और उसके बाद उसका अवलोकन भी किया, जानकारी लेते हुए किस तरीके से अलग अलग तकनीक जो है उसको लगातार हम बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे उसका विकास किया जा रहा है, कैसे उसका विस्तार हो रहा है। और शुभेंदु शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि जाहिर तौर पर चुनौतियां जब सामने रहती हैं तो ये ऐसा लगता है कि शायद हम कब तक जो हमारा लक्ष्य है इसको हासिल कर पाएंगे, लेकिन 5G नेटवर्क की अगर बात की जाए, जिस तीव्रता के साथ इसका विस्तार और विकास हुआ है वो अपने आप में काफी काबिले तारीफ। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत ही काबिले तारीफ है जिस स्पीड से हम लोग 5G डिप्लॉय कर रहे हैं, जिस स्केल की हमारी पॉपुलेशन है, जो टेरेन की चैलेंजेस आते हैं, अगर आप अर्बन एनवायरनमेंट देखें या रूरल देखें, तो जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं डिप्लॉयमेंट के लिए वो काबिले तारीफ है। और ये हमें एकदम मैं तो ये कहूँगा अगर अभी हम 1000 BTS पर डे के हिसाब से चल रहे हैं, हमें उसको और बढ़ाना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी पूरे देश भर में 5G का नेटवर्क फैला सकें और 6G की तरफ आगे बढ़ सकें। तो ये बिल्कुल सही कदम है और स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आप स्पीड से डिप्लॉय नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो विश्व के जो आप एक अपने आप को पोजीशन पे आप लाना चाहते हैं, जो आप लीडर बनना चाहते हैं, जो आप ग्लोबल इकोनॉमी में आप नंबर 3 पे पहुंचना चाहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं ये डिप्लॉयमेंट आपको मदद करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है, चाहे वो आज के टाइम में इंटरनेट हो, जॉब्स हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, कहीं ना कहीं आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है आपके। तो अगर हम इस चीज को आगे तेजी से बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें मदद करेगा, जो हम ग्लोबल इकोनॉमी में नंबर 3, नंबर 2 पे पहुंचना चाहते हैं, तो जल्दी पहुंचने के लिए। बिल्कुल, उसमें भी इजाफा जो है वो हो सकता है। और किस तरीके से देखिए जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं हर स्तर पर, खासतौर से फिर चाहे IT हब के रूप में हम देखते हैं और अलग अलग जो उत्पाद हैं, जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जब बात की जाती है या उनको कैसे जो खासतौर से जो मेक इन इंडिया के तहत हम कह सकते हैं जो बढ़ावा दिया जा रहा है, और उसी वजह से जो दूसरी कंपनियां हैं, जो नामी गिरामी कंपनियां हैं दूसरे देशों की, वो लगातार अपना जो निवेश हैं वो भारत में करने के लिए रुचि भी दिखा रही हैं। शैलेंद्र, अगर बात की जाए, क्योंकि जो और भी जो देशों के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जो तकनीक है वो भी दिखाई जाएगी, और खासतौर से अगले जो हम 3 दिन की अगर बात करें, क्योंकि ना सिर्फ 27 से लेकर 29 तक इसका जो आयोजन हो रहा है, और क्या कुछ खास कार्यक्रम इसमें रहेंगे? तो
तो यहाँ पे हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनी की जानकारी ली, अवलोकन किया और लगातार जानकारी लेते हुए कि किस तरीके की तकनीक है और किस तरीके से लगातार ये जो तकनीक है वो हम पूरे विश्व को भी दे सकते हैं। शुभेंदु जी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि अब जो पूरा ये हमारा कार्यक्रम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, और किस तरह के जो इसमें इवेंट हैं वो रखे गए हैं। इसमें आप देखेंगे कि कई प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस होंगी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, चर्चाएं होंगी जिसमें कि नई नई जो उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हैं अपनी कंपनीज उसको प्रेजेंट करेंगी, उस पर चर्चाएं होंगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे स्टार्टअप्स जो इकोसिस्टम है, अगर आप इंडिया का देखें जिससे अभी आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, किस तरीके से सरकार ने जो पूरा स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम है हार्डवेयर साइड पे, सेमीकंडक्टर साइड पे जिसको प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी स्टार्टअप्स जो हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी टेक्नोलॉजी जो उन्होंने पिछले कुछ महीनों में, वर्षों में जो प्रोग्रेस करी है वो शोकेस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही नेक कदम है इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम द कॉन्फिडेंस। अगर आप देखें जो स्टार्टअप को बढ़ावा, प्रोत्साहन के साथ साथ जो एक फंडिंग होती है वो इकोसिस्टम बन रहा है, प्रोत्साहन इन जो इस तरीके के इवेंट्स होते हैं उसके थ्रू मिलता है। जब आप नेटवर्किंग करते हैं, जब आप अपना टेक्नोलॉजी पे जो आप काम करते हैं तो आप नेटवर्क करते हैं दूसरी कंपनीज के साथ, वो कहीं ना कहीं आपको एज अ इकोसिस्टम ग्रो होता है, पूरे पूरे एक प्लेटफॉर्म बनता है जिससे कि आप कनेक्ट करके और आगे और इनोवेटिव सोच पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो ये जो इवेंट है 3 दिन का जो हो रहा है, आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव है और 7वें चरण में है इस साल अपने ये। और जिस तरीके से पिछले 7 सालों में हमने टेलीकॉम क्षेत्र में प्रोग्रेस करी है, हम एक अगर आज से आप 10, 12, 13 साल पहले की देखें तो हमारी जो कॉस्ट थी 1 GB के इंटरनेट की और आज के टाइम में देखें तो बहुत फर्क आया है और कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिव चीजें हुई हैं जी। तो और कॉस्ट के साथ साथ जो उसकी स्पीड की भी खास तौर से बात की जाए, जिसमें लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो बदलाव है वो किया जा रहा है, उसको और बेहतर बनाया जा रहा है। और खासतौर से शुभेंदु जी, क्योंकि हम मान सकते हैं चरणबद्ध तरीके से जो समावेश है वो नजर आता है, क्योंकि ना सिर्फ स्टार्टअप्स की बात की जाए, एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करें तो पहले कोशिश ये की गई कि इनमें किस तरीके से मजबूती जो है वो हम ला सकते हैं और फिर एक अलग अलग पायदान पर, नए पायदान पर ले जाने की अब कोशिश जो है वो नजर आती है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, मैं सिंस हम टेलीकॉम और सेमीकंडक्टर और एआई की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं उन्हीं के क्षेत्र में बात करूं तो अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, अगर आप उसकी बात करें तो किस तरीके से सरकार ने उसकी पॉलिसी में चेंज लाए हैं और प्राइवेट कंपनी स्पेशली स्टार्टअप्स को मौका दिया जा रहा है कि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम करें। तो जो एक फ्यूचर विजन है जो इस सरकार का, वो बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं सरकार ने कि वो यंग पॉपुलेशन है, यंग माइंड्स हैं, जो यंग टेक जो कि एक यंग टेक्नोलॉजी का क्या होता था, उसने आईआईटी से पढ़ाई करी अपने और वो सीधा बाहर निकल जाता था। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी मेकिंग की कमी थी कि जो ब्राइट माइंड था वो निकल जाता था देश से बाहर, और वो जो आईटी जो होता है, जो एक टेक्नोलॉजी जो बन के जो देश में रह सकती है, जो उसको आप आगे यूज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उसको पे आप आगे और काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं नहीं बन पाती थी। लेकिन जो फिलहाल कुछ सालों में जो पॉलिसी चेंजेस हुई हैं उसकी वजह से अब लोग भारत को अपना प्रथम एक कार्य भूमि की तरह देखते हैं, जहां पर वो अपनी कर्म भूमि की तरह उसको लेते हैं। जो ब्राइट माइंड है, जो हमारे देश के फ्यूचर है, और वो यहीं रह के खाली जॉब नहीं करना चाहता बल्कि जॉब पैदा करना चाहता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम बन रहा है, बहुत ही पॉजिटिव है। यंग माइंड्स रह के काम कर रहे हैं, उन्हें फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उनको टेक्नोलॉजी में काम करने का प्रोत्साहन मिल रहा है, उनको एक फ्रीडम दी जा रही है कि आप जाइए आगे के विजन पे आप काम करिए, आप you do something which is wild and which is futuristic, which is really promising for just not for the India but the whole world. तो I think ये बहुत ही सही चीजें चल रही हैं, और अगर ऐसे ही आने वाले वर्षों में चलता रहा तो मुझे पूरा विश्वास है हमारा देश technology as far as hardware is concerned, as far as semiconductor is concerned, as far as AI is concerned, हम बहुत ही जल्द इन क्षेत्रों में भी वैसे ही लीड करेंगे जैसे हम आईटी सर्विसेज में पिछले दशकों से लीड करते आ रहे हैं। जी शुभेंदु जी, क्योंकि ना सिर्फ आईटी सेक्टर की हम बात करें, टेलीकॉम सेक्टर की बात की जाए, ये इस तरह के सेक्टर उभर कर अब सामने आए हैं जो कि एक तरीके से मजबूती दे रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को भी। और यहाँ पर जो सरकार की नीतियाँ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि वो किस तरह की रही हैं। उन्हीं की बदौलत हम मान सकते हैं कि जो लगातार एक बड़ा बदलाव है वो हमें नजर आ रहा है। आपसे पहले शुभेंदु जी, एआई की जब हम बात करते थे तो शायद इतना विश्वास किसी को नहीं होता था, लेकिन अब हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हर रोज एक नए पायदान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल।
अगर आप एआई की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे पास सॉफ्टवेयर एडवांसमेंट थे, लेकिन हम लैक करते थे जो एआई के लिए हार्डवेयर चाहिए होता है। जी। अगर आप उस हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो जो जिसे हम कहते हैं चिप, जो चिप की सप्लाई चेन को अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आप खाली एक एआई का सॉफ्टवेयर बना के विश्व गुरु नहीं बन सकते। तो ये चीज आई थिंक सरकार ने बहुत अच्छे से समझी है, और उसी के तहत वो लोग पीएलआई स्कीम्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पीएलआई स्कीम्स लेके आए हैं, जिसके तहत जो कंपनियां हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो या मल्टीनेशनल कंपनीज हो, उनको प्रोत्साहन दे रही हैं पीएलआई के थ्रू कि वो यहाँ आए, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। यहाँ पर खाली जो रिसर्च और डिजाइन का काम हुआ करता था या टेस्टिंग वैलिडेशन का काम हुआ था, उसके अलावा साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में हो। तो कहीं ना कहीं जब हमारे पास वो सप्लाई चेन की कंट्रोल हमारे हाथों में आएगी, हमारे देश के हाथों में आएगी, तो ये केवल आने वाले 4-5 सालों के लिए फायदेमंद नहीं है, आने वाले दशकों के लिए हमारे लिए फायदेमंद होने वाली है चीजें। क्योंकि अगर आप देखें आज के टाइम में ताइवान जैसा एक छोटा देश, जो दुनिया की जो सेमीकंडक्टर की, जिसे आप कह सकते हो हार्ट बीट है, तो वो एक छोटा सा देश आज के टाइम में पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाता है केवल हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज की वजह से। और उस एक छोटे से आइलैंड को अगर आप देखें, उनके पास उनके जो नागरिक हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है उस क्षेत्र में कि वो आज के देश में एआई के लिए वो माने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास हार्डवेयर है। तो अगर हम आने वाले 5 साल 10 साल का विजन लेके चलें, और अगर हम उस विजन के तहत ईमानदारी से काम करें, तो कहीं ना कहीं मेरे को कोई डाउट नहीं है कि हम एआई के क्षेत्र में, हार्डवेयर के क्षेत्र में किसी से दूसरे नंबर पे रह पाएंगे। हम जरूर नंबर 1 पहुंचेंगे, और इसी स्पीड से और इसी लगन के साथ हमें आगे बढ़ना है। जी ज़रूर, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही हम उस पायदान पर पहुंचेंगे जो पहले पायदान पर काबिज होंगे। और ख़ासतौर से ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कि जब हम नई तकनीक को बढ़ावा देने की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तो उसके लिए किस तरह की नीतियाँ जो हैं वो बनाई जा रही हैं। लेकिन शुभेंदु जी, आपको लगता है कि उस तरह का जो विश्वास है वो भी दिलाना ज़रूरी है? अब से पहले शायद उस तरह का विश्वास जो है, फिर चाहे हम घरेलू स्तर पर देखें या जो बाहरी कंपनियाँ हैं, जब वो निवेश के लिए आती थी, शायद उनको उतना विश्वास नहीं दिला पाते थे। उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है शायद हम उनके सामने नहीं रख पाते थे। लेकिन आज के समय में हम कह सकते हैं कि अब कोशिश यही है कि ना सिर्फ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दिया गया है, बल्कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी एक बड़ा बदलाव जो है अब नजर आने लगा है। बिल्कुल, जो इसका पूरा श्रेय जाता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। अगर आप देखें पूरा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है पिछले 9 सालों में, इस सरकार ने जो विश्व स्तर पर हमें कॉन्फिडेंस दिया है, कि एक आत्मविश्वास हमें दिया है कि हम किसी के साथ, किसी भी देश के साथ आंखों में आंखें डाल के हम बिजनेस डीलिंग कर सकते हैं। आई थिंक वो बहुत ही सराहनीय कदम है जो उन्होंने उठाए। और ये ओवरनाइट नहीं होता है कि आप आज आए और कल को शुरू हो गया है। इसको करने में बहुत टाइम लगता है, इसमें एक डेडिकेशन चाहिए होती है। इसमें आपको जो पॉलिसी मेकिंग है, जो आपके जो आपका जिसे कहते हैं कि जो एक रेड कार्पेट चाहिए होता है वो लाना, उसके अंदर आपको ये इंश्योर करना कि जो कंपनीज आ रही हैं उनको एक टैक्स रिजीम के अंदर एक स्टेबिलिटी मिले, और ये सब चीजें जो होती हैं पॉलिसी मेकिंग से आती हैं। ये आप, अगर आपकी पॉलिसी सही नहीं होगी, अगर आपकी पॉलिसी अनस्टेबल होगी, तो आप वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप नहीं कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल। इसका पिछले 9 सालों के अंदर जो काम हुआ है, आई थिंक वो पिछले 60 साल का आप काम देखें और पिछले 9 साल का काम देख लें, आपको कोई भी एक देशभक्त इंसान को क्लियरली वो दिख जाएगा कि कितना फर्क है दोनों, अगर आप कंपेयर करेंगे। जी बिल्कुल, जो फ़र्क है वो सीधे तौर पे नज़र आ सकता है। उस तरह की नीतियाँ हैं और ये कोशिश की जा रही है कि कैसे और ज़्यादा जो विश्वास है वो हम दिला सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जब प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, उसके बाद उसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब से थोड़ी देर बाद वो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण को संबोधित भी करेंगे। लेकिन उससे पहले सारी जानकारी लेते हुए किस तरीके से अलग अलग तकनीक जो है उसका विकास किया जा रहा है, इस तकनीक का किस तरह का जो इस्तेमाल है, जो उपयोग है वो किया जा सकता है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंच से जो नवाचार है, इनोवेशन है, उसका जिक्र भी करते रहे हैं। और अभी उसकी बानगी जो है वो अब हमें नज़र आने लगी है। खासतौर से युवाओं की बात की जाए, अलग अलग स्टार्टअप्स जो हैं तकनीकी रूप से वो अब हम देख सकते हैं। हर एक क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स हैं वो अब बनते हुए नज़र आए हैं। शुभेंदु जी, खासतौर से अगर देखा जाए जो तकनीकी विकास हुआ है, लेकिन जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, नवाचार की बात करते हैं, तो एक आवश्यकता थी कि शायद एक पुश यहाँ भी
चाहिए था और वही अब पुश मिला है, बढ़ावा मिला है, प्रोत्साहन मिला है, तभी लगातार इनोवेशन के क्षेत्र में हम मान सकते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप इनोवेशन की बात करें तो जो इनोवेशन आता है वो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो से आता है, जिसे हम कहते हैं। जो यंग माइंड्स होते हैं, उनकी जो एक नई सोच होती है, जिनके दिमाग में बंधन नहीं होता है कि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा। और वो होता है आपके जो ग्राउंड लेवल, जो कॉलेज है, जब आपका माइंड, एक यंग स्टूडेंट का माइंड फ्रेश होता है, वो एक नई सोच के साथ सोच पाता है। तो जो वो ओवरऑल जो प्रोत्साहन दिया गया है, जो ओवरऑल इकोसिस्टम और प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है कि हर कॉलेज के अंदर आप जो अटल लैब्स चल रही हैं, जो इनोवेशन लैब्स का निर्माण किया गया है, वो ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है। अगर आप जाके अगर उसका एक सर्वे कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक ग्राउंड लेवल पे जो चेंजेस आए हैं, जो एक थॉट प्रोसेस में एक चेंज आया है स्टूडेंट के। पहले, आज से अगर आप 10-15 साल पहले की अगर आप देखेंगे, लोगों से बात करेंगे जो पास आउट हुए थे 2000-2003 में, उनके दिमाग में ये होता था कि हम कैसे कॉलेज पास करें और हमारे को कैंपस प्लेसमेंट में जॉब मिल जाए और हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। एक वो सोच हुआ करती थी कि हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर आप आज के टाइम में, पिछले 5 सालों में, 10 सालों में जो चेंज हमने देखा है कॉलेज लेवल पे, आज के टाइम में आज का युवा जो है, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, उसके दिमाग में ये नहीं है कि मुझे किस तरीके से मैं अपना सेमेस्टर में एग्जाम पास करूंगा और किस तरीके से मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगी और मेरी लाइफ एक बहुत बेहतर हो जाएगी। वो एक गलत चीज नहीं है, बट जो एक चेंज आया है, जो एक जो ह्यूमन माइंड के अंदर जो एक इग्नाइट हुआ है, जिसमें एक नया जोश और जुनून, एक नई ऊर्जा हम कह सकते हैं शुभेंदु जी, कि हमें कुछ अलग करना है, हमें कुछ नया करना है, और जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। बिल्कुल, तो वो जो एक स्पार्क जो होता है, वो प्रधानमंत्री ने यंग माइंड को एक कॉन्फिडेंस दिया है कि आप किसी से कम नहीं है, आप भी बड़ा सोच सकते हैं, आप भी बड़ी चीजें कर सकते हैं। और वही हमें आज की डेट में देखने को मिल रहा है जी। जो इनोवेशन, जो जितने हम पेटेंट्स आज के डेट में फाइल कर रहे हैं, 5G का स्पेस हो, AI का स्पेस हो, इंडिया का जो पेटेंट को पुश किया गया है, जो उसमें पॉलिसी चेंजेस आए हैं कि अगर आप एक स्टार्टअप हैं, आप पेटेंट अप्लाई करते हैं तो आपकी उसकी पूरी फीस माफ होगी, जो उसके आपको ईयरली फाइल करना होता है वो उसकी फीस माफ होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस देता है यंग माइंड के अंदर कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी चीजें क्रिएट कर सकता हूँ, मैं भी जो नई टेक्नोलॉजी है उनको उनमें काम कर सकता हूँ, उनमें और एडवांसमेंट ला सकता हूँ। तो ये ओवरऑल इकोसिस्टम को जो उन्होंने एक पूरा प्रोत्साहन दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है, काबिल तारीफ है जी। और खासतौर से शुभेंदु जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जब IT हब की बात की जा रही है या तकनीकी रूप से किस तरीके से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, या जैसा आपने कहा कि ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिनके जरिए हम अभी जो 5वें स्थान पर है हमारे देश की अर्थव्यवस्था, वो 3रे स्थान पर पहुंच सकती है। लेकिन ऐसे में जब एक आम आदमी की बात कही जाती है, एक आम नागरिक को हम देखें, तो कहीं ना कहीं सामाजिक उत्थान जो है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अलग तरीके से जो देखने का नजरिया है, या जो भारत के प्रति अभी तक हम देखते थे दूसरे देशों का नजरिया, लगातार उसमें भी एक बदलाव हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, ये टेलीकॉम एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जो कि लास्ट माइल तक जॉब क्रिएट करता है, जो अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप मैं सिंपल सा उदाहरण शेयर करना चाहूंगा। अगर आप एक टेलीकॉम टावर किसी छोटे गांव में लगाना जाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से जो जॉब क्रिएट करता है। पहले आपको वहां की लोकल लेबर चाहिए जो कि वो टावर इंस्टॉल कर सके, वहीं की लोकल लेबर, फिर आप जो मैन पावर है वो आप हायर करेंगे उसको मेंटेन करने के लिए। जो जॉब लेवल क्रिएशन होता है, लास्ट माइल जिसे हम कहेंगे, कि जो बिल्कुल जो लास्ट माइल है, वहां पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है, तो एक तो टेलीकॉम से डायरेक्ट रिलेटेड जॉब्स वहां पर आती हैं। सेकेंड लेवल ऑफ इफेक्ट आता है कि जब वहां पर कनेक्टिविटी आ गई है, जब वहां पर आपने एक छोटे से गांव, छोटे से कस्बे को आपने इंटरनेट से जोड़ दिया है, तो किस तरीके से सेकेंड लेवल ऑफ जॉब्स क्रिएट करता है। अब आप देखेंगे घर घर में आजकल सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स खड़े हो गए हैं, कितना वो लोग अपना ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करके जो अपना घर चला रहे हैं आज के टाइम में, वो बहुत बड़ा नंबर है। वो कहीं ना कहीं सेकंड लेवल ऑफ जॉब क्रिएट होते हैं। जी शुभेंदु जी, क्या ये उस विजन को हम मान सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक कोशिश यही है कि जो योजना है या सुविधाएं हैं उसका लाभ पहुंचे? बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी की दिशा में मैं जा रहा था। आपने बिल्कुल सही इस चीज को लेके आए कि जो पायदान में आखिरी पर्सन जो खड़ा है लाइन में, उस तक बेनिफिट पहुंचे, चाहे वो सरकार की नीतियां हो, चाहे वो
डिजिटल सर्विसेज के तहत उसको प्रोवाइड करने जा रही वाली धनजन जो बैंकिंग योजना है वो हो, जी जो टेलीमेडिसिन जो चल रही है वो हो, उसकी बेनिफिट मिल सके, चाहे वो आपको एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हो, उनके बच्चे पढ़ाई कर पाए, ऑनलाइन आके नई नई चीजें यूट्यूब पे सीख पाए। जी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा उसी के तहत एक इकोसिस्टम जो क्रिएट हुआ है, ये हमें आने वाले दशकों तक हमें फायदा देने वाला है। जी, और खास तौर से यहाँ पे शुभेंदु जी, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यहाँ उद्घाटन किया था इस प्रदर्शनी का, जिसमें उन्होंने अवलोकन किया, जानकारी भी ली नई नई तकनीक के बारे में। लेकिन जब आज के समय में जिस तरीके से हमने देखा, जो 5G क्षेत्र का जो विस्तार जिस तरीके से हुआ है, जो नेटवर्क लगातार फैला है, और यहाँ भी जो लैब की बात थी हम कर रहे थे, लेकिन जब 6G की हम बात करते हैं तो हम मान सकते हैं कि आज के समय से काफ़ी आगे की जो तकनीक है उस पर अब काम किया जा रहा है, जिससे जो पूरा विश्व है वो विश्व गुरु को ना सिर्फ सराहा सके बल्कि मान सके कि वाकई अब जो नई तकनीक है वो भारत में इजाद हो रही है। देखिए सर, सिंपल सी बात है, अगर आपको विश्व गुरु बनना है, जो कि हम बनने वाले हैं बहुत जल्द, तो आपको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिसपे दुनिया आपकी तरफ आपसे मांग सके कि ये टेक्नोलॉजी, हम क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं इसलिए मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बात चर्चा करूंगा। तो 6G पे जब हम आज काम शुरू कर रहे हैं, तो आने वाले 2 साल 3 साल में जब वो तकनीक तैयार होगी, और केवल भारत उन गिने चुने विश्व में गिने चुने कंट्रीज में से होगा जिनके पास वो टेक्नोलॉजी होगी, तो कहीं ना कहीं हम एक विश्व गुरु कहलाने के सही मानने में योग्य कहलाएंगे। क्योंकि एक पॉलिसी लेवल एक होता है, और एक जैसे आप कहते हैं कि हार्ड चीज जब होगी हमारे पास, तब हम जो दुनिया को देंगे तब हम विश्व गुरु कहलाएंगे। जैसे हमने देखा था वैक्सीन के मामले में, जब कोविड काल के अंदर जब हमने वैक्सीन का जो हमने निर्माण जिस स्केल पे किया था, तो हम कहीं ना कहीं विश्व गुरु कहलाए थे। तो आप हर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हो, चाहे आप फाइनेंशियल क्षेत्र में हो, यूपीआई ने जो किया है हमारे लिए फाइनेंशियल क्षेत्र में, तो जब सब चीजें मिलके सारे सेक्टर आएंगे तभी हम विश्व गुरु कहलाएंगे। जी, यानी जो आधार है उसको मजबूती प्रदान की जा रही है हर एक क्षेत्र की। अगर खास तौर से बात की जाए, आईटी क्षेत्र की बात करें, टेलीकॉम क्षेत्र की बात करें, कि किस तरीके से यहाँ पे और ज़्यादा मजबूती जो है वो आ सकती है। और इस आयोजन की अगर खास तौर से बात की जाए, 27 से 29 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ भविष्य की जो तकनीक है उसकी झलक देखने को मिलेगी, बल्कि कैसे भारत आने वाले समय में विश्व गुरु का जो स्थान है उस वहाँ पर नजर आएगा। उसकी वानगी भी यहाँ इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस में नजर आने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ लोगों को संबोधित भी करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वो तस्वीरें फिलहाल आप अभी देख पा रहे हैं। जानकारी ली किस तरीके की तकनीक है, कैसे इसका निर्माण किया गया है, और उसके साथ साथ क्या इस तकनीक के जरिए कितना फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। क्योंकि अब जो तकनीक है उसका दायरा कोई सीमित नहीं है। उस तकनीक को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं। अगर कुछ भी एक तकनीक जो पहले शायद एक ज़िले तक रह जाती थी, एक राज्य तक रह जाती थी, लेकिन अब प्रयास यही है कि इसका और ज़्यादा विस्तार किया जा सके, और ज़्यादा जो लोग हैं इन क्षेत्रों से जुड़े हुए उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके, उन्हें ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। और ऐसे में शुभेंदु जी, जब हम तब नए क्षेत्रों को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक समय था जब शायद उस तरह की रुचि जो है युवा नहीं लेते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब इतने सारे अवसर उन्हें नजर आते हैं तो रुचि भी वो ले रहे हैं, और खासतौर से जो विदेशी कंपनियां हैं वो ज्यादा रुचि ले रही हैं निवेश करने में भी। बिल्कुल, अगर आप कोई भी कंपनी देखें आज के टाइम में, इंटरनेशनल कंपनी हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर की बात करें तो फॉक्सकॉन जो विश्व की टॉप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है में गिनी जाती हैं, उनकी बात कर लें, चाहे आप और जितनी भी, चाहे टेलीकॉम नॉन टेलीकॉम रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं, आप किसी के भी बात करें तो आज के टाइम में सब भारत में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि भारत उभरती हुई जो इकोनॉमी है, जो जिस स्पीड पे बढ़ रही है और जिस स्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क के साथ आगे बढ़ रही है, तो ये एक सही समय है कंपनीज को भारत में निवेश करने के लिए और यहाँ के आके बिजनेस करने के लिए। हमारा यंग जो पॉपुलेशन है, हमारे में एजुकेशन जो लेवल है हमारा यूथ का वो बहुत हाई है, जो हमारी एक ओवरऑल जो एक पूरा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, हर तरीके से जो जिस स्केल पे जिस स्तर पर काम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस। और ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी का
माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर छात्र छात्राओं का अभिवादन करते हुए वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण को, भावना को आत्मसात करते हुए एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी ऊर्जा से, वैश्विक भलाई की विचारधारा से और सभी के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। दिव्य सज्जनों, a leader under whose leadership India has dared to dream and dream big, dream out of box, dream the future and aspire to be the third largest economy in the world. देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशल सिस्टम्स, ड्रोन से लेकर सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी तक, जीनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, क्लीन टेक्नोलॉजी से लेकर 5G तक और अब 6G, ये सभी सेक्टर्स आज देश की प्राथमिकता है। कोविड-19 के दौरान भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटल दृष्टिकोण को अपनाया। And now, ladies and gentlemen, as you can see, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ यहाँ पर आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के अपने 130 करोड़ के परिवारजन की उनकी सेवा समर्पण का प्रतीक है, प्रमाण है। अद्वितीय समर्पण और संकल्प के धनी भारत के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आप सभी की तालियों के साथ पुनः यहाँ पर स्वागत मंच पर। And thank you very much, Honorable Prime Minister Sir, for leading IMC 2023. आप सभी से निवेदन अपने स्थान पर बैठ जाएं। And ladies and gentlemen, we stand here today not just as witnesses, but in fact as active participants in this extraordinary era of technology and innovation. We have gathered here under a theme that resonates across borders, a theme that embodies the very potential of technologies and innovations to shape a future that benefits all of humanity. तो इस असीमित संभावनाओं की दुनिया में IMC 2023 में आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ मेज़बान मंत्रालय के हमारे माननीय मंत्री जी को, आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी को। Ladies and gentlemen, the Honorable Minister of Communications, Railways, Electronics and Information Technology. परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मंत्री श्री देवू सिंह चौहान जी, इंडस्ट्री कैप्टन्स, विश्व भर के करीब 50 देशों से आए गणमान्य अतिथि, स्कूल और कॉलेजेस में उपस्थित विद्यार्थी मित्र, मीडिया के सभी साथी, IMC 2023 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का विजन है कि टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हो, पीपल सेंट्रिक हो, टेक्नोलॉजी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का माध्यम बने। इसी विजन से प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। आज से 10 साल पहले अगर टेलीकॉम का नाम आता था तो एक अजीब सी भावना थी, 2G स्कैम की बात होती थी, लीगल बैटल्स चल रहे थे, इन्वेस्टमेंट कोई करना नहीं चाहता था। आज लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। ये प्रधानमंत्री जी की 9 वर्षों की तपस्या का फल है। प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर पर क्लियर फोकस रखा क्योंकि टेलीकॉम डिजिटल इंडिया का गेटवे है। पिछले 10 वर्षों में भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री स्कैम और लिटिगेशन से बाहर आकर आज एक सनराइज इंडस्ट्री बन गई है। आज भारत को दुनिया में 5G के फास्टेस्ट रोल आउट के लिए पहचाना जा रहा है। आज भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर हुए टेलीकॉम इक्विपमेंट 70 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज दुनिया के बड़े देशों में सबसे सस्ती डेटा सर्विसेज भारत में उपलब्ध है। आज देश में लगभग 114 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। 10 वर्ष पहले भारत में इस्तेमाल हो रहे 98% मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट होते थे। आज 98% भारत में मेक इन इंडिया भारत में बने। पिछले साल 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट हुए। 10 वर्ष पहले टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स में भारत की कोई पहचान, कोई आवाज़ नहीं होती थी। आज ITU का
एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में स्थापित किया है। आज 5G का जमाना है, आगे का जमाना 6G का होगा। प्रधानमंत्री जी ने आगे की सोचकर 6G का विजन डॉक्यूमेंट कुछ ही महीनों पहले लॉन्च किया था और बहुत ही खुशी की बात है ITU ने प्रधानमंत्री जी के 6G विजन को एक्सेप्ट किया है और स्टैंडर्ड्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए अडॉप्ट किया है। 10 साल पहले टावर लगाने की परमिशन, टावर ज़रूरी होता है टेलीकॉम के लिए, टावर लगाने की परमिशन में करीब 230 दिन एवरेज लगते थे, आज मात्र 7 दिन लगते हैं और इसमें से भी करीब 85% परमिशंस इंस्टेंटेनियस हो जाते हैं। एंटर का बटन दबाओ। ये प्रधानमंत्री जी ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है टेलीकॉम सेक्टर में। आज भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के डेवलपर, एक्सपोर्टर और लीडर की तरह उभर रहा है। आप याद कीजिए पिछला जब वर्ल्ड कप था 2011 में, जब वर्ल्ड कप के मैच चलते थे तो टीवी के शोरूम्स के बाहर लोगों की भीड़ रहती थी। ऐसा नहीं होता। पिछले रविवार भारत और न्यूजीलैंड का जब मैच था, मोबाइल पर 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रियल टाइम में लाइव मैच देखा। और याद करो चंद्रयान 3 की लैंडिंग, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर 80 लाख लोगों ने लाइव देखा चंद्रयान 3 को। ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है प्रधानमंत्री जी की तपस्या के कारण। आज हमारे बीच कई ऐसे स्टार्टअप और फाउंडर्स के CEOs बैठे हैं जो कि पहले यूरोप और अमेरिका में नौकरी करते थे, आज नौकरी देने वाले बने और स्टार्टअप्स के प्राउड फाउंडर्स बने। ये गौरव की बात है। इसी भारत मंडपम में अगले वर्ष ITU की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली भारत में होगी और टेलीकॉम का भविष्य किस दिशा में जाए वो इसी भारत मंडपम में डिसाइड होगा। आज प्रधानमंत्री जी के इंस्पिरेशन से 6G का टेराहर्ट्ज टेस्ट बेड और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट बेड बनेगा, जिससे कि भारत 6G में लीड ले सके। प्रधानमंत्री जी ने भारत 6G विजन लॉन्च करने के टाइम में कहा था, हम सबको मार्गदर्शन दिया था कि 2G, 4G, 5G और अब 6G में भारत को लीड लेनी है। उसी दिशा में ये स्टेप्स है। प्रधानमंत्री जी ने भारत को हमेशा टेक्नोलॉजी को हमेशा डेमोक्रेटाइज करने का विजन दिया, मार्गदर्शन दिया। आज उसी के अनुरूप 100 5G लैब्स माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे। 100 यूनिवर्सिटी में छात्र, MSME, प्रोफेसर्स कई तरह के 5G को उपयोग करके हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, कई सेक्टर्स में इनोवेशन कर सकेंगे, नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उससे नए स्टार्टअप्स निकलेंगे। हर एक लैब में कम से कम 10 प्रोफेसर्स, 50 स्टूडेंट्स और 10 MSME को मिनिमम जोड़ा जाएगा। कई जगह जहां बड़ी लैब्स बनेंगी वहां पे इससे भी ज़्यादा जुड़ेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इन लैब्स का उद्घाटन करेंगे कुछ ही समय में और करीब करीब हर एक लैब में हजारों की संख्या में छात्र आज जुड़े हुए हैं। आज पूरा विश्व भारत को आशा से देख रहा है और भारत में डेवलप हो रही टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आत्मनिर्भर भारत की संकल्प शक्ति से आगामी वर्षों में इसी तेजी से भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी लीडर बन के उभरेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके स्वागत संबोधन के लिए। और देवी सज्जनों, अब हम उद्योग जगत के कुछ प्रभावशाली और अति परिवर्तनशील लीडर्स के दृष्टिकोण को आमंत्रित करते हैं और इस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश M. अंबानी जी को, चेयरमैन रिलायंस जियो। Most respected Prime Minister Narendra Bhai Modi ji, most respected Honorable Mr. Vaishnav ji, most respected Minister Chauhan ji, and Secretary Shri Mittal ji, my renowned seniors from the industry, distinguished delegates from around the world, ladies and gentlemen,
Namaste and good morning. Our visionary Prime Minister, every generation needs a vision that inspires it to do great things. You have given my generation an aspirational vision of transforming our country into Viksit Bharat. If anyone wants to get a glimpse of how a developed India is being built, all they should do is come to the India Mobile Congress. Sir, you have kept yourself young at heart, thought, and actions. Just like the youth, you embrace innovation, welcome change, and challenge the status quo. You are always working on using the latest technology that can improve the lives of our people. The best example of it is India's digital public infrastructure, which has been internationally praised. Millions of youngsters like me are inspired by your work in making Digital India a means to build a more innovative, inclusive, and sustainable world. Last year, you challenged us to make India a global leader in 5G technology. Your challenge energized us, and what we have achieved has stunned the world. We at Jio unleashed the fastest rollout of 5G technology witnessed anywhere in the world, deploying a 5G cell every 10 seconds. Jio has installed over 10 lakh 5G cells across all 22 circles of India. I am humbled to share that Jio alone has contributed to 85% of the overall 5G capacity in the country and provided one of the fastest 5G internet speeds in the world. Furthermore, Jio's 5G rollout is powered by 100% in-house 5G stack, designed, developed, and manufactured entirely by Indian talent. You command us to make us Bharat Atmanirbhar in high-tech. Jio has delivered on your command. We have fortified our 5G infrastructure with services like Jio Fiber and Jio Air Fiber, our fixed wireless broadband offerings. Now Jio can provide 5G access to over 200 million unconnected homes and premises, making India the broadband capital of the world. India today ranks amongst the top 3 5G-enabled nations with over 125 million 5G users. The transformative power of 5G will provide new employment and entrepreneurial opportunities to millions of Indians. To put it in our Prime Minister's words, it will help both job seekers and job creators. We recently launched Jio Bharat, a revolutionary smartphone, 4G smartphone, costing just 999 rupees, lower than most 2G phones. With such bold initiatives, Jio is set to end the digital exclusion in India once and for all. Dear friends, our Honorable Prime Minister has unified the country in many ways. Through the GST, he created one nation, one tax, one market. He has led the digital connectivity revolution that has connected 1.4 billion Indians through his motto of Sabka Saath, Sabka Vikas. He made development reach everyone, irrespective of region, religion, or caste. He has built the tallest statue in the world, the Statue of Unity, which is dedicated to the great Sardar Patel, who united India. Shri Narendra Modi ji, your efforts to bring India and Indians together motivate all of us at India Mobile Congress. We promise you, through the power of technology, we will build a digital statue of unity. This too will be the tallest in aspiration and achievement. Through the power of technology and connectivity, we will unite and inspire 1.4 billion Indians with the single dream of making our beloved motherland, Bharat, the most prosperous, the most technologically advanced, the most inclusive, and the most harmonious nation in the world. On behalf of all the young digital entrepreneurs, young digital innovators, young digital startups at the IMC, I assure you that we shall work tirelessly to realize India's dream during India's Amrit Kal. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद भारत निर्माण की तरफ रिलायंस जियो की विजन और मिशन को हमारे साथ साझा करने का। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री सुनील भारती मित्तल जी को, चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेस, उनके उद्बोधन के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, respected ministers, Secretary Telecom, distinguished guests, my friends from the industry and media, ladies and gentlemen, I am delighted to be back here at the edition of IMC 2023, yet another
spectacular and successful event showcasing Digital India, the technology that supports it, importantly, the young startups that have taken deep roots in our country. Prime Minister, sir, very earlier on in your Prime Ministership, you gave some bold visions to this country. Two pillars are very important for IMC 2023, and I'll briefly touch upon those two. First was Digital India. We were truly inspired when you made the clarion call for all of us to lift our game and support the Digital India's vision. You realize that as India builds the hard infrastructure, which by the way is also being built at a very feverish pace, you recognize that if you can give tools in the hands of citizens to lift their lives, India could progress in leaps and bounds. आपने जैम ट्रिनिटी का नारा लगाया। वो नारा जो जनधन, आधार और मोबाइल के बेस पे था, उसने आज ऐसी रूट पकड़ी है कि दुनिया भर में उसकी चर्चा हो रही है। आकाश ने अभी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। जहाँ से भी मैं दुनिया में लोगों को मिलता हूँ, सब में एक ही बात है कि इंडिया ने अपने आप को डिजिटली कन्वर्ट कैसे किया। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसको इंडिया से लिफ्ट करके हम अपनी कंट्रीज़ में कैसे शिफ्ट करें, कंट्री आफ्टर कंट्री, वेदर इट इज़ वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, WTO, अफ्रीका यूनियन, यूरोपियन यूनियन, G20, OECD कंट्रीज, ब्रिक्स, एक ही नारा लग रहा है हर जगह, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इंडिया हैज़ बिल्ट कैन accelerate the world economy, especially in those countries which have lack of infrastructure. To that extent, Prime Minister, sir, we have to salute your vision of what you started has really yielded results. The second most important one is Make in India. Again, something that you inspired the entire nation. I spoke about this last year कि मेरी ज़िंदगी में शायद मैन्युफैक्चरिंग इस देश में नहीं हो पाएगी जो स्केल और साइज़ में हम चाहते थे। पिछले साल मैंने ये कंसीड किया कि ये देश ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पिछले एक साल में प्रधानमंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मंत्री जी ने भी उसके बारे में जिक्र किया कि बहुत डीप रूट्स इंडिया ने पकड़ लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग में। एप्पल से लेके डिक्सन, सैमसंग से लेके टाटाज, हर कंपनी छोटी बड़ी स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग पे पूरी तरह जूझ गई है और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन की तरह, स्पेशली फॉर आवर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत बड़े पैमाने पे एक वर्ल्ड लीडर साबित हो रहा है इस वक्त। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। एयरटेल की तरफ से हमने आपसे वायदा किया था कि हम पूरे ज़ोर से, पूरी शक्ति से 5G रोल आउट करेंगे और मैं आज आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि 5,000 टाउन्स और करीब 20,000 विलेजेस में एयरटेल का 5G लग गया है और बहुत तेज़ी से हम अपना काम बढ़ा रहे हैं और जैसे हमने प्रॉमिस किया था, बाय मार्च 2024 we would have covered the entire country with 5G network, and this will be truly the fastest 5G rollout anywhere in the world. You made a call day before yesterday that all villages that are remaining in the country must be covered by March 24. Prime Minister, sir, we will make every effort to do it. We are putting in a lot of efforts along with the DOT through the USL fund to go to Northeast, to go to border areas, to go to those difficult villages. But a new technology is now available for our country. Satellite communications is here to serve every inch of our country and, of course, the globe. With your intervention, we were able to get 2 rockets, GSLV Mark III, from ISRO to launch 72 satellites last year, and today OneWeb constellation, in which Bharti has the largest stake, is ready to serve the globe, is ready to serve the country. Anybody, anywhere in the country, however remote or far or in difficult areas they are located, can be connected from next month onwards from a satellite ground station that has been set up in Mehsana, Gujarat. In closing, I would like to assure the Honourable Prime Minister and all of those who are assembled here, Airtel has been at the forefront of telecom revolution. We will keep on dutifully doing our job. We will keep on shoulder to shoulder with our other operator colleagues, build India's digital highway to support India's digital vision as well as Make in India.
Thank you very much. तो ज़मीन से आसमान तक एयरटेल के बढ़ते हुए डिजिटल कदम एक सशक्त और विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री कुमार मंगलम बिरला जी को, चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप, उनके उद्बोधन के लिए। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Minister for Railways, Communications, Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav ji, Honorable Minister of State for Communications, Devi Singh Chauhan ji, Secretary DOT Shri Neeraj Mittal, my colleagues on the dais, ladies and gentlemen. At the outset, I want to thank the Honorable Prime Minister for his visionary leadership in driving India's digital transformation. His commitment to digital inclusion is rooted in the principle of Antodaya, which aims to ensure that every citizen benefits from these initiatives. Given this approach, it is no wonder that India's digital evolution is gaining global recognition as a benchmark for promoting both digital transformation and inclusive growth. India has now clearly emerged as a champion for the Global South. Inspired by our Honorable Prime Minister's vision, many countries in the Global South are now eager to adopt India's path-breaking digital public infrastructure assets across identity, payments, and data management. Vodafone Idea is committed to being a responsible partner in achieving the vision of our Honorable Prime Minister. Over the past year, the Vodafone Idea team has worked diligently to prepare the core network for 5G deployment. The company management has focused on creating customer value to over 220 million citizens and thousands of enterprises by providing superior data and voice experience, as well as building a differentiated digital experience. Vodafone Idea has successfully developed a range of advanced use cases poised to make a tangible difference across crucial sectors such as agriculture, infrastructure, automotive, logistics, and many others. This encompasses the entire value chain of major enterprises and also of MSMEs, which we believe are engines for growth and employment that contribute significantly to India's progress. In the coming quarters, Vodafone Idea will initiate significant investments in order to roll out 5G networks and further expand 4G coverage across the country. Moreover, the company is determined to realize the government's vision of establishing a robust supply chain in critical and emerging areas, including Open RAN. This endeavor will enable innovative Indian companies to design both hardware and software for the global markets. India's digital ecosystem stands on the brink of unprecedented growth in the coming years. With over 800 million broadband users, a number that is rapidly increasing by the day, the digital economy is being driven by the telecom sector. Today, India is actively engaging in the development of standards for future technologies in areas like 6G, guided by the vision of our Honorable Prime Minister. I once again commend the Honorable Prime Minister and the government for their leadership and tremendous support. I wish all the delegates a very successful India Mobile Congress. Thank you. वोडाफोन के एक्सपैंडिंग डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में हमें जानकारी देने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देवी सज्जनों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से समृद्धि, उन्नति और सतत विकास, इस दृष्टिकोण को साकार करती है। And then it is not just about a nation's digital journey, but in fact it is about a global dialogue on the immense possibilities that emerge when visionary leadership converges with technology and innovation. So we take you in this very exciting and exhilarating and promising world of India Mobile Congress 2023 through a short film. India, a name synonymous with innovation.
driving digital growth across the world. With over 1 billion mobile phones and 800 million active internet users, India is now at the helm of the global digital reform. It is no surprise that the country now accounts for over 46% of global digital transactions. This achievement is a result of the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, who has consistently taken comprehensive steps to harness the nation's vast potential in this sector. In October 2022, during the India Mobile Congress, he ushered in a new era of connectivity by launching 5G services for the nation. 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है, भारत लीड कर रहा है। India has moved so far this decade with its digital public infrastructure, with the adoption of technology. In some ways, there is no other country that has seen something quite like this. It's truly extraordinary. Incredible to see the digital transformations recently. And I mean, now you can use GPay to pay anywhere. It's incredible. In India, one of the things that's very exceptional that's happening is digital public goods that's getting built is for language translation. The follow through on the scaling up of India's digital stack, is a model other countries are thinking about. A robust connectivity infrastructure with more than 3.74 lakh 5G towers in over 735 Indian districts has made 5G accessible to over 100 million Indians in a year. Beating nations like the US and China with the fastest 5G rollout in the world, India is well on its way to having the world's largest 5G connectivity. The impact of this digital growth has simply been unprecedented. Digital public infrastructure built on connectivity has enabled public services never thought of before, which is now being adopted globally. Digital India has directly empowered and benefited the underprivileged, youth, women, and farmers in real time. After empowering unprecedented digital innovation at home, India is now among the only 5 countries to deploy its own indigenous 5G stack and lead the way for the world. India also stands tall as one of the leaders in developing 6G technology with its Bharat 6G Alliance initiative. India has made continuous stride promoting new age skills and making investments in technological research to enable state-of-the-art labs and infrastructure in the country over the past few years. Result, all of these factors are contributing to India's rise as the 3rd largest economy in the world. India Mobile Congress 2023 will now set the stage for the globalization of these indigenous innovation. With its theme as Global Digital Innovation, the largest tech event in Asia is proudly hosting thought leaders, entrepreneurs, innovators, investors, academia, regulators, and policymakers from more than 31 countries to bring the next digital revolution worldwide. In line with the Honorable Prime Minister's vision of empowering startups in the country, IMC 2023 is also launching Aspire, an initiative to ignite the future of entrepreneurship. From India to the world, digital innovation will find a new home at the India Mobile Congress 2023. So that is where, ladies and gentlemen, where innovation knows no bounds and the future of digital transformation unfolds. और देवी सज्जनों, जैसे कि आपने सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5G के साथ भारत ने एक नया इतिहास रचा है
और अब उसे आगे ले जाते हुए देश भर के विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग करके शोध और एप्लीकेशन विकसित करने हेतु 100 5G लैब्स स्थापित किए जाएंगे। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में भी की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण जय विज्ञान जय अनुसंधान को साकार करते हुए ये लैब्स स्मार्ट क्लासरूम्स, प्रिसिशन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्वास्थ्य देखभाल जैसे अनुप्रयोगों को विकसित करेंगे। तो अब समय है इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का और मैं निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर यह 100 लैब्स सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को प्रदान करें। और स्क्रीन पर देवी सज्जनों आप देख सकते हैं ये लैब्स इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ जुड़ते हुए जिन्हें ये लैब्स प्रदान किए जा रहे हैं। In October 2022, Prime Minister Narendra Modi inaugurated 5G services in India. And impressed upon the potential of 5G that can transform the lives of the common man by enabling innovations in diverse socio-economic spheres. To realize this, in March 2023, Prime Minister Narendra Modi emphasized the establishment of 100 5G labs. आने वाले समय में भारत 100 नई 5G लैब्स की स्थापना करने जा रहा है। इससे 5G से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस मॉडल्स और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को जमीन पर उतारने में बहुत मदद मिलेगी। PM's announcement is now a reality, wherein 100 institutions have been selected for the award of 5G labs, which consists of compact 5G network and use case devices such as drone, AR/VR headset, startup testing kit to develop use case applications related to education, health, agriculture and other sectors. 100 new 5G labs will act as testing cum breeding grounds for upskilling local innovators such as students and startups and aid in developing new range of use case applications according to India's common man needs, further enabling India's ascent towards becoming the third largest economy in the world. Now, in the presence of Honorable Prime Minister, 5G labs are being awarded to 100 institutions in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal. With these labs, India will be a front runner in designing, developing and deploying 5G and 6G technologies. Jai Hind. तो सभी इंस्टीट्यूशंस को बहुत-बहुत बधाई. And ladies and gentlemen, in a world which is continuously looking for more sustainable and innovative solutions, India, under the leadership of Honorable Prime Minister Modi, is stepping up to provide answers and solutions to these global challenges. And again, it is not just about Make in India or Make for India, but it is about providing solutions which the whole world can embrace. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैश्विक समाधान प्रदान करता है, एक ऐसे भविष्य को आकार देता है जहां पर प्रौद्योगिकी वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत के रूप में कार्य करती है, जहां वे समाजों का उत्थान करती है, विभाजन को पाटती है और वैश्विक स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देती है. And today, ladies and gentlemen, we have the distinct honor and privilege of listening to a global visionary leader for whom the whole world is one big family.
We invite his views and guidance on the theme of global digital innovation, which is the cornerstone of our collective journey in this shared sustainable future. So please join me, ladies and gentlemen, as I extend a very warm and enthusiastic invite to the Honorable Prime Minister for his inaugural address. मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार में मेरे साथी, मोबाइल और टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े सभी महानुभाव, सम्मानित अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस 7वें एडिशन में आप सबके बीच आना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। 21वीं सदी की तेजी से बदलती हुई दुनिया में ये आयोजन करोड़ों लोगों का भाग्य बदलने की क्षमता रखता है। एक समय था जब हम फ्यूचर की बात करते थे तो उसका अर्थ अगला दशक या 20-30 साल बाद का समय या फिर अगली शताब्दी होता था। लेकिन आज हर दिन टेक्नोलॉजी में तेजी से होते परिवर्तन के कारण हम कहते हैं द फ्यूचर इज हियर एंड नाउ। अभी कुछ मिनट पहले मैंने यहाँ एग्जीबिशन में लगे कुछ स्टॉल्स देखे। इस एग्जीबिशन में मैंने उसी फ्यूचर की झलक देखी, चाहे टेलीकॉम हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कनेक्टिविटी, चाहे 6G हो, AI हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, ड्रोन या स्पेस सेक्टर हो, डीप सी हो, ग्रीन टेक हो या फिर दूसरे सेक्टर्स। आने वाला समय बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व कर रही है, हमारी टेक रिवॉल्यूशन को लीड कर रही है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले वर्ष हम यहाँ 5G रोल आउट के लिए इकट्ठा हुए थे। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद पूरी दुनिया भारत को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। आखिर भारत में दुनिया का सबसे फास्ट 5G रोल आउट हुआ था, लेकिन हम उस सफलता के बाद भी रुके नहीं। हमने 5G को भारत के हर नागरिक तक पहुंचाने का काम शुरू किया। यानी हम रोल आउट स्टेज से रीच आउट स्टेज तक पहुंचे।
साथियों, 5G लॉन्च के एक साल के भीतर ही भारत में करीब 4 लाख 5G बेस स्टेशंस बन गए हैं। इनसे देश के 97% शहरों और 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। भारत में पिछले एक वर्ष में मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उसकी स्पीड करीब करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था 118 से हम वहां पर अटके पड़े थे, आज 43rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां 2G के समय क्या हुआ था, शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। और साथियों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार सिर्फ रैंकिंग और नंबर से ही नहीं होते। इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ा देते हैं। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो स्टूडेंट को अपने टीचर से ऑनलाइन कनेक्ट होने में और आसानी हो जाती है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के लिए कनेक्ट करते वक्त मरीज को सीमलेस एक्सपीरियंस होता है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो टूरिस्ट को किसी लोकेशन तलाशने के लिए मैप्स का इस्तेमाल करने की परेशानी नहीं आती। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो किसान और आसानी से खेती की नई तकनीक को सीख पाता है, समझ पाता है। कनेक्टिविटी की स्पीड और अवेलेबिलिटी सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही रूप से बड़ा परिवर्तन करते हैं। साथियों, हम हर क्षेत्र में पावर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन पर विश्वास करते हैं। भारत में विकास का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे। भारत में संसाधनों का सभी को लाभ मिले, सभी को सम्मानजनक जीवन मिले और सभी तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचे। इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। नागरिकों के लिए एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चाहे वो मुद्रा योजना के तहत
कोलेटरल फ्री लोन्स की बात हो या स्वच्छ भारत के टॉयलेट्स की या जेम ट्रिनिटी से होने वाले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, इन सभी में एक बात कॉमन है, ये देश के सामान्य नागरिक को वो अधिकार दिला रहे हैं जो उसे पहले मिलने मुश्किल थे। और निश्चित तौर पर इसमें टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत नेट प्रोजेक्ट ने अब तक करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा है। हमारी अटल टिंकरिंग लैब्स के पीछे भी यही थॉट है। 10,000 लैब्स के जरिए हम करीब 75 लाख बच्चों को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से जोड़ पाए हैं। मुझे विश्वास है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में 100 5G यूज केस लैब्स शुरू होने के आज के अभियान से भी ऐसा ही एक व्याप बढ़ने वाला है। नई पीढ़ी को जोड़ने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। किसी भी क्षेत्र से हमारे युवा जितना अधिक जुड़ेंगे, उस क्षेत्र के विकास की संभावना और उस व्यक्ति के विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये लैब्स भारत के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने का विश्वास जगाती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे युवा अपनी एनर्जी, अपने एंथुजियाज्म और अपनी स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज से मैं पक्का मानता हूं आपको सरप्राइज कर सकते हैं। कई बार वो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से ऐसे ऐसे काम करेंगे जिनके बारे में उस टेक्नोलॉजी को बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। इसलिए मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था। हमारे देश के लोगों की सोच कैसी है, और ड्रोन का ये भी उपयोग हो सकता है। हनुमान जी को इस रामायण के जो मंचन हो रहा था ना, तो हनुमान जी को जड़ी बूटी लेने के लिए जाना था, तो उन्होंने ड्रोन पर हनुमान जी को भेजा। इसलिए ये अभियान हमारे नौजवानों में इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। फ्रेंड्स, बीते कुछ वर्षों में भारत की सबसे महत्वपूर्ण सक्सेस स्टोरीज में हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले चुका है। क्यों, यहां स्टार्टअप वाले क्या कर रहे हैं? बहुत कम समय में हमने यूनिकॉर्न्स की सेंचुरी लगाई है और हम दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बने हैं। दो 2014 में हमारे पास, मैं 2014 क्यों कह रहा हूं पता है ना? वो तारीख नहीं है, एक बदलाव है। दो 2014 के पहले
भारत के पास कुछ 100 स्टार्टअप थे, कुछ हंड्रेड्स, लेकिन अब ये संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। ये भी बेहद अच्छा है कि स्टार्टअप को मेंटर और एनकरेज करने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने एस्पायर प्रोग्राम की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि आपका एक कदम भारत के युवाओं की बहुत मदद करेगा। लेकिन साथियों, इस पड़ाव पर हमें ये भी याद रखना होगा कि हम कितना दूर आए हैं और इतना दूर किन परिस्थितियों के बाद आए हैं। आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए। तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी। ऐसा ही होता था ना? जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था। बराबर है ना? और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का, या कहें या तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड में थी। और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ वो भी साफ दिखता है। उस समय हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर है। तब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी प्रेजेंस ना के बराबर थी, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। तब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई क्लियर विजन नहीं था। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा है कि गूगल ने भी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो अपने पिक्सल फोन्स भारत में बनाएगा। सैमसंग के फोल्ड 5 और एप्पल के आईफोन 15 पहले ही भारत में बनना शुरू हो गया है। आज हम सबको इस पर गर्व है कि पूरी दुनिया मेड इन इंडिया फोन्स का इस्तेमाल कर रही है।
साथियों, आज जरूरत है कि हम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी सफलता को और आगे बढ़ाएं। टेक इकोसिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सफलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्माण करें। सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने पहले ही करीब 80,000 करोड़ रुपीस की PLI स्कीम चलाई है। आज विश्व भर की सेमीकंडक्टर कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ अपनी डोमेस्टिक डिमांड ही नहीं, दुनिया की जरूरत पूरी करने के विजन पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, विकासशील देश से विकसित देश होने के सफर को अगर कोई और तेज करता है तो वो है टेक्नोलॉजी। हम देश के विकास के लिए जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम ऐसा होता हुआ देख रहे हैं जहां भारत किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं है। ऐसे ही हर सेक्टर में बदलाव लाने के लिए हम उसे टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। हम सेक्टर्स के हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, हेल्थ केयर के लिए नेशनल हेल्थ मिशन, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एग्री स्टैक, ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। साइंटिफिक रिसर्च क्वांटम मिशन और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में भी सरकार बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है। हम इंडिजीनियस डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को भी लगातार प्रमोट कर रहे हैं। मुझे जानकर भी खुशी हुई कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस साथ मिलकर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर SDGs विषय पर एक इवेंट कर रहे हैं। साथियों, इन सारे प्रयासों के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। ये एस्पेक्ट है साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप सभी ये जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सिटी का उस क्या है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। G20 समिट में भी इसी भारत मंडपम में साइबर सिक्योरिटी के ग्लोबल थ्रेट पर गंभीर चर्चा हुई। साइबर सिक्योरिटी के लिए पूरी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या कनेक्टिविटी। जब हमारी वैल्यू चेन का सब कुछ हमारे नेशनल डोमेन में होगा तो हमें इसे सिक्योर रखने में भी आसानी होगी। इसलिए आज इस मोबाइल कांग्रेस में ये चर्चा भी आवश्यक है कि हम ट्रबल मेकर से दुनिया की डेमोक्रेटिक सोसाइटी को कैसे सुरक्षित बनाएं।
साथियों, लंबे वक्त तक भारत ने टेक्नोलॉजी की कई बसेस मिस कर दी है। इसके बाद वो समय भी आया जब हमने ऑलरेडी डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज में अपना टैलेंट दिखाया। हमें हमारी आईटी सर्विस इंडस्ट्री के उसने भी उसको अभी बढ़ाने के लिए बाकी जो प्रयास हुआ है, लेकिन अब 21वीं सदी का ये कालखंड भारत की थॉट लीडरशिप का समय है। और मैं यहाँ बैठे हुए सबको और ये जो 100 लैब्स के उद्घाटन में बैठे हुए नौजवानों को कह रहा हूँ, और विश्वास कीजिए दोस्तों, जब मैं कोई बात कहता हूँ तो गारंटी से कम नहीं होती है। और इसीलिए मैं थॉट लीडर्स वाली बात कर रहा हूं। थॉट लीडर्स एक नए डायमेंशन बना सकते हैं जिसे बाद में दुनिया फॉलो करे। हम कुछ डोमेन्स में थॉट लीडर बने भी हैं, जैसे यूपीआई हमारी थॉट लीडरशिप का परिणाम है, जो आज डिजिटल पेमेंट सिस्टम में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इवन कोविड के समय हमने कोविन का जो इनिशिएटिव लिया था, आज भी विश्व उसकी चर्चा करता है। ऐसा वक्त है कि हमें टेक्नोलॉजी के एक्सेलेंट एडॉप्टर और इम्प्लीमेंटर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी का थॉट लीडर भी बनना ही होगा। भारत के पास यंग डेमोग्राफी की ताकत है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की ताकत है। मैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के लोगों, खासकर इसके युवा सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वह इस दिशा में आए, आगे बढ़े। मैं आपके साथ हूं। आज एक ऐसे समय में जब हम विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, थॉट लीडर्स के रूप में आगे बढ़ने का ये ट्रांजिशन पूरे सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। और मुझे विश्वास है, और ये मेरा विश्वास आप लोगों की क्षमता के कारण है, मेरा विश्वास आपके सामर्थ्य पर है, आपकी क्षमता पर है, आपके समर्पण पर है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं देश के, दिल्ली के, अगल बगल के इलाके के नौजवानों से आग्रह करूंगा कि वो भारत मंडपम में आए और ये जो एग्जीबिशन लगा है, जिसकी टेक्नोलॉजी में रुचि है, टेक्नोलॉजी भविष्य में जीवन में कैसे नए नए क्षेत्रों को छूने वाली है, उसको समझने के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं सबसे आग्रह करूंगा, मैं सरकार के सभी विभागों से भी आग्रह करूंगा कि उनकी जो टेक्नोलॉजी की टीम हो वो भी यहाँ आकर इन चीज़ों को देखे। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सभी को रिचार्ज करने का, रीइग्नाइट करने का, इंस्पायर करने का कि भारत विश्व का थॉट लीडर बने। और यहाँ पर युवा शक्ति पर आपका विश्वास, आपकी अंतर्दृष्टि, आपका मार्गदर्शन निस्संदेह सभी को डिजिटल दुनिया में नए क्षितिज तलाशने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी।